नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली चुनाव चल रहे हैं तो लोगों को द स्वतंत्र ही देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो खबरें आपको मिल रही हैं वो दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। और इसी में क्या दिल्ली चुनाव कितना आगे बढ़ा, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। विक्रांत जी, एक तो दर्शकों का ये कहना है आजकल आप स्वतंत्र में कम दूसरे चैनलों में ज्यादा दिख रहे हैं। ये स्वतंत्र का ही कारण ये सब मुमकिन हो पा रहा है कि दूसरे चैनलों पर भी बतौर एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है। और दिल्ली चुनाव, क्योंकि दिल्ली में हम लोग हमेशा कर्मभूमि रही, दिल्ली में ही काम किया हैदर, तो उसका कुछ लाभ हमें भी मिल जाता है। हाँ विक्रांत, अब चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरुजी की। आते हैं गुरुजी, एकदम से टिकट पाते हैं और अब कुछ लग रहा है कुछ फंस गए हैं। क्या मामला है? इस मामले को दिल्ली वासी जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल अवध ओझा गुरुजी बहुत बुरी तरह फंस गए थे अपने पहले ही परीक्षा में, क्योंकि ये जो विधानसभा का चुनाव है जिसमें वो उम्मीदवार बने हैं, उनकी पहली परीक्षा थी और बहुत बुरी तरह फंस गए थे। और वो, क्योंकि समझिए कि वो वोटर हैं ग्रेटर नोएडा के और वो दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्हें दिल्ली का वोटर बनने बहुत ज़रूरी था, तभी वो दिल्ली से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन वो वोटर थे ग्रेटर नोएडा का, तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो चुनाव अधिकारी है दिल्ली में उनको आवेदन किया था। उन्होंने 26 दिसंबर को अपना आवेदन किया था और फॉर्म 6 भर के दिया था, जिसमें कहा था कि मेरा वोट दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन उस समय जब काफ़ी दिनों तक उनके पास कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने पता किया चुनाव आयोग से कि मेरा वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग ने बताया कि आपको फॉर्म 6 नहीं बल्कि फॉर्म 8 भरना होगा। वो फॉर्म 8 उन्होंने भरा 7 तारीख को, 7 जनवरी को। और पहले जो वोट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन देने की आखिरी तारीख थी वो 7 जनवरी ही थी, तो उन्हें लगा था कि उन्होंने आखिरी दिन अपनी एप्लीकेशन दे दी है। लेकिन बाद में एक आदेश आता है चुनाव अधिकारी की तरफ से जिसमें कहा गया कि आखिरी तारीख 6 जनवरी है। तो ऐसा लगा था कि गुरुजी अब ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, और बाकी नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सब गए थे चुनाव आयोग से मिलने और ये कहा गया है कि उनका वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो अब वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर गुरुजी ने विधानसभा चुनाव की अपनी पहली परीक्षा पास कर ली है। अब लोग उन्हें जिताते हैं या नहीं जिताते उसका तो नतीजे के बाद पता चलेगा। और ये क्या गुरुजी की गलती है या कुछ साजिश, कुछ ऐसा? क्या सो लोगों, क्या चर्चा क्या चल रही है? हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों की क्या चर्चा? देखिए, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि किसी तरह उन्हें रोकने की साजिश की जा रही थी, क्योंकि 7 तारीख पहले से ही आखिरी तारीख थी अपने वोट को ट्रांसफ़र करवाने की। लेकिन फिर क्यों कहा गया कि 6 तारीख इसकी आखिरी तारीख है। तो आज वो चुनाव आयोग से मिले, जिसके बाद ये सारी चीज़ें साफ हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी एकदम हड़कंप था आम आदमी पार्टी में कि अगर उनका कैंडिडेचर क्योंकि रद्द करना पड़ता, कोई दूसरा कैंडिडेट उन्होंने उनके बदले में भरवाया हुआ है या नहीं सोचा हुआ है, ये सब भी, क्योंकि अभी अंतिम तारीख है अपना फॉर्म जमा कराने का, अपना नामांकन करने का। लेकिन इतनी तेजी में, क्योंकि अवध ओझा का नाम हो चुका है, वो वहाँ पर पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं, लड़े हुए हैं, तो अचानक से नए कैंडिडेट को लाना ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता। तो अब वो उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी और अब चुनाव वो लड़ सकेंगे, अपना नामांकन कर सकेंगे। हाँ चलिए, ये अब गुरुजी की बात हो गई। अब हम पार्टियों की बात करें कि अब हम सारे टिकट, सब कैंडिडेट हमें दिख रहे हैं कि सब पार्टियों ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। बीजेपी की जो लिस्ट आपने देखी है, आप जानते हैं, आप समझते हैं दिल्ली को, तो उनके कैंडिडेट क्या असर डाल पा रहे हैं? क्या करेंगे? क्या टक्कर दे पाएंगे? किस स्टेटस पे आपको इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की मुझे पहली लिस्ट ज़्यादा बेहतर लगी थी बनिस्पत की दूसरी लिस्ट के। लेकिन दूसरी लिस्ट में भी कुछ अच्छे नाम जरूर आए हैं, और लेकिन कुछ पार्षदों को भी टिकट दिया है जो अपने इलाके में बड़े मार्जिन से जीते थे, निर्दलीय पार्षद भी जीते थे। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों को भी टिकट दिया है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए थे लेकिन अपनी सीट पर जैसे मजबूत है। नीरज वसोया को टिकट दिया गया, वो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, अपने कॉलेज के दिनों से कांग्रेसी रहे हैं, छात्र राजनीति से, और अब वो बीजेपी में शामिल है तो उनको टिकट दिया गया। लेकिन मुझे पहली जो उनकी लिस्ट थी वो ज़्यादा मजबूत लगी थी। और अभी भी हैदर, क्योंकि करीब 12 उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, तो उन 12 में ग्रेटर कैलाश जैसी सीट अभी बची हुई है। तो क्या अभी कोई सस्पेंस बचा है? क्या कोई बड़े नेता हैं जिनको वो चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी चुनाव लड़ सकती हैं, मीनाक्षी लेखी चुनाव लड़ सकती हैं, नुपुर शर्मा का नाम बहुत तेजी से चल रहा है कि उन्हें भी दिल्ली में चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो क्या इस तरीके के बड़े नाम अभी आने बाकी है? ये अभी देखना होगा। जो 12 नामों की लिस्ट है वो जब आएगी उसके बाद ये साफ होगा। हाँ, 2 सीटों की काफ़ी चर्चा हो रही है, एक ये मिश्रा जी की और एक जो अपने मुस्तफ़ाबाद की।
इन दोनों का क्या खेल है, ये समझना चाहते हैं देखिए, हमारे दर्शक। मुस्तफाबाद में अब बीजेपी ने टिकट दी है अपने कैंडिडेट जो मोहन सिंह बिष्ट, उनके पहले करावल नगर के सिटिंग विधायक हैं, वो 5 बार के विधायक हैं, अपनी सीट पर मजबूत प्रत्याशी हैं। उन्होंने कपिल मिश्रा को भी मात दी हुई है, तो वो एक मजबूत वहाँ पर प्रत्याशी माने जाते हैं। तो अब क्योंकि कपिल मिश्रा बीजेपी में आ गए थे और कपिल मिश्रा भी उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, कपिल मिश्रा पहले भी लड़े हैं उसी सीट से चुनाव, तो वो चाहते थे कि उन्हें वो सीट मिले। बीजेपी ने भी इस बार कपिल मिश्रा को, क्योंकि युवा हैं वो, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से वो जब अलग हुए थे उसके बाद से उन्होंने बहुत तीखे हमले कई बार अरविंद केजरीवाल पर किए हैं, तो अच्छे वक्ता भी हैं, तो उनको वहां से टिकट दिया गया। जिसके बाद मोहन सिंह बिष्ट जो पुराने विधायक हैं वो नाराज हो गए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो इतना आसान नहीं है कि कोई भी आकर के मेरी सीट से जीत जाए। तो अब एक आदमी की लिस्ट निकाली गई, सिर्फ एक नाम उसमें घोषित किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि आनंद फानंद में पार्टी नेतृत्व ने ऊपर से फैसला लिया और उन्हें मुस्तफाबाद की सीट दे करके ये समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि समझिए, मुस्तफाबाद का जो गणित है, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार भी मुस्लिम है, आम आदमी पार्टी से भी मुस्लिम है आदिल खान, और तीसरे जो कैंडिडेट है एमआईएम के, वो भी क्योंकि मुस्लिम है, ताहिर हुसैन, वो भी पुराने आम आदमी पार्टी के पार्षद रह चुके हैं। तो पार्टी ने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि त्रिकोणीय उनमें वोट बंटने से आपकी सीट, ये वाली सीट भी निकल सकती है। तो अब देखिए क्या वो मन से लड़ेंगे, वहां पर कैसे लड़ते हैं ये अभी पता चलेगा अगले कुछ दिनों में। अभी बीजेपी के जैसे 12 कैंडिडेट के नाम आने बाकी हैं, और इसी बीच हमने देखा कि आप पार्टी ने एक पोस्टर लगाया, हु हमारे कैंडिडेट सीएम अरविंद जी हैं, और उधर हु गाली गलौज पार्टी। तो ये हु का जवाब ये 12 में होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस सवाल का जवाब चुनाव में नहीं दे सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली की राजनीति में, अगर हम दिल्ली के चुनाव के नज़र से देखें, तो उनका दिल्ली में जो स्टेचर है, उस लेवल का नेता दिल्ली बीजेपी के पास कम से कम नहीं दिखाई देता, जिसका चेहरा बना करके आप सामने कर सके। देखिए, चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो उसके बाद तो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जैसे उन्होंने राजस्थान में किया, अचानक से नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने किसी के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा मुमकिन मुझे नहीं लगता कि उन 12 में भी वो होगा। और बीजेपी इसी कारण कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि डबल इंजन सरकार बनेगी, ऊपर मोदी जी बैठेंगे और नीचे दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठेंगे। तो इस सवाल से वो बचना चाहेगी, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरे चुनाव के दौरान ये सवाल बार बार उठाती रहेगी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के पास कौन ऐसा उम्मीदवार है जो चेहरा बन सकता है, और बीजेपी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। विक्रांत, एक और इम्पोर्टेंट बात हम जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंह से पूर्वांचली निकल जाता है कि बिहार और यूपी से लाके इनका क्या, और इसका बीजेपी पकड़ लेती है। तो ये जो पकड़ हुई है, तो ये बैकफुट पे आप पहुंची है कि नहीं? आप देखिए, निश्चित तौर पर जो शब्द निकला, शायद वो उस तरीके से नहीं बोलना चाह रहे थे, वो बोलना ये चाह रहे थे कि यूपी बिहार से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ला करके यहाँ उनके वोट बनवा रही है, लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकला था उसमें कार्यकर्ता नहीं था, जिस कारण बीजेपी ने निश्चित तौर पर इसको मुद्दा बनाया। और अगर देखिए, चुनाव के दौरान इसी तरीके से जब आपकी वाणी से कोई भी शब्द निकलता है तो सामने वाला उसे लपकता ही है, और ये हर चुनाव में हर एक राजनीतिक दल के साथ है। अगर गलती बीजेपी करती है तो आम आदमी पार्टी भी लपकती है। आप देखिए, संसद में जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने जो बोला था पूर्वांचली को लेकर, उसको संजय सिंह ने अकेले संसद में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था, आम आदमी पार्टी के सांसद। तो ये निकला, लेकिन उसके बाद तुरंत एग्रेसिव मोड में आम आदमी पार्टी सामने आई, और संजय सिंह हो, बाकी नेता हो पार्टी के, उन्होंने साफ कहा कि यूपी बिहार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर वोट बनाया जा रहा है, और वही बात कहने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग तो पूर्वांचली जो वोट बीजेपी काटने की साजिश में जुटी हुई है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह पूर्वांचली लोगों के वोट बढ़ सके, उनको बीजेपी कटवा ना सके। तो एक तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि बीजेपी जो पूर्वांचलियों के वोट काट रही है, वो इस तरीके के आरोप हम पर ना लगाए, और काफी एग्रेसिव तरीके से संजय सिंह ने अपनी बात लोगों के सामने रखी। हमारा लास्ट सवाल कांग्रेस का। कांग्रेस लगी कुछ टक्कर देने की भी, राहुल गांधी की सीलमपुर में रैली भी हो रही है, सब कर रहे हैं, कुछ तो आप देखिए हैदर, कांग्रेस जो है बहुत कंफ्यूजन में चुनाव लड़ रही है।
कांग्रेस का जो दिल्ली का लीडरशिप है वो चाहता है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ें। अरविंद केजरीवाल क्योंकि सत्ताधारी दल है उनसे कड़े सवाल पूछें, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको ये भी डर सता रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से उनके खिलाफ हो जाएगा अगर वो एग्रेसिव जाएंगे तो। आप देखिए, अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करना चाहते थे, उसमें उन्होंने बोर्ड भी लगा लिया था जिसपे लिखा था अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही देशद्रोही है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के कुछ ही घंटे पहले उन्हें कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, उसके बाद उन्हें हाथ खींचने पड़े। तो दिल्ली में कुछ नेता हैं जो एग्रेसिवली लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय होने जा रहा है। दिल्ली का चुनाव आमने सामने की लड़ाई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस के उम्मीदवार कुछ सीटों पर अपना जरूर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, जैसे संदीप दीक्षित मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी निजी जिसे कहा जाता है कि खुन्नस, निजी खुन्नस भी अरविंद केजरीवाल ने जो उनकी माताजी के बारे में बोला हुआ है और जिस तरीके से सत्ता से हटाया था उनकी माताजी को, वो कहीं ना कहीं टीस जरूर है। तो संदीप दीक्षित मजबूती से लड़ रहे हैं। कुछ और जगह कुछ सीटों पर कांग्रेसी उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अच्छा चुनाव जीतने तक पहुंच पाएगा या नहीं, इसमें मुझे अभी भी शक है कि कांग्रेस अपने शून्य के आंकड़े से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। इसके लिए अभी उसे बहुत मेहनत करनी होगी। तो देखिए, कांग्रेस तो अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दिल्ली चुनाव की खबर जानने के लिए आपको द स्वतंत्र पर आना ही होगा। इसी तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी द स्वतंत्र पर। मुझको इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।